आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका अंजना वर्मा की लिखी हुई कहानी एक फोन कॉल। अंजना वर्मा समकालीन हिंदी की सुपरिचित कवयित्री, कथा लेखिका एवं गीतकार हैं। पूर्व प्रोफेसर एवं हिंदी की विभागाध्यक्ष अंजना वर्मा जी की रचनाएं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। इन्हें अपने साहित्यिक योगदान के लिए अनेक सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बड़ी माँ और उसके बीच पसरी एक लंबी संवादहीनता की सूखी धरती में कुछ हरे तिनकों ने अपना सर उठाया था। उधर ईशा को उन्होंने कई बार कॉल किया था, जिससे उसे पता चला था कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है और उनकी उम्र भी तो हो गई थी 70 के ऊपर। आखिर बुढ़ापा कहते किसको हैं? अब इस उम्र में कोई कितना स्वस्थ रह सकता है? उन्हें कई बीमारियों ने जकड़ रखा था, लेकिन अपनी जिजीविषा के बदौलत वो जिए जा रही थी। हर बार उनसे बात करने के बाद ईशा अनायास ही अपने अतीत के उस हिस्से को पगुराने लगती थी जिसके साथ बड़ी माँ का होना जुड़ा होता था। उसका परिवार संयुक्त परिवार था। ईशा के पिता 2 भाई थे और दोनों साथ ही रहते थे। ईशा की माँ चूंकि ओहदे में बड़ी माँ के बाद आती थी, इसलिए घर गृहस्थी के सारे सूत्र बड़ी माँ के हाथों में हुआ करते थे। बड़ी माँ और उसकी माँ के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिससे घर के सारे कलपुर्जे अपना काम करते रहते थे और किसी सदस्य को कभी कोई शिकायत का मौका न मिलता। सुंदर सुसज्जित घर में वो बड़ी माँ के दोनों बेटे प्रभाकर और प्रत्यूष, यानी अपने दोनों चचेरे भाइयों के साथ पढ़ाई और खेलकूद करती सयानी हुई थी। रिश्तेदारों और जाने पहचाने लोगों से भरा वो शहर चुंबक की तरह उसे खींचे रखता था। अपनी माँ और बड़ी माँ के बीच एक बहुत महीन विभाजक रेखा थी, या शायद वो भी नहीं थी। अपनी माँ जैसा ही स्नेह उसे बड़ी माँ से भी मिलता था। उसका वो पुश्तैनी घर, वो वातावरण उसके बचपन की हर तस्वीर के पीछे का कैनवास था, जिसे वो अपने बचपन की यादों से अलग नहीं कर सकती थी। लेकिन समय के साथ कितना परिवर्तन आता चला गया। दोनों भाइयों को जाना पड़ा घर से दूर। इसके बाद बड़ी माँ को भी जाना पड़ा। उन्हें भी घर और शहर को छोड़े एक लंबा अंतराल बीत चुका था, एक पूरा युग। और इस बीच सारी चीज़ें बदल गई थीं। लोग, चेहरे, माहौल, संस्कार, घर, भाषा, बोली, जीवन स्तर, सब कुछ। उनका घर और उनका शहर दोनों भीतर बाहर से बदल गए थे। घर के बाहरी हिस्से को दूर कर आधुनिक रूप दे दिया गया था। भीतर भी आंगन में 2-1 कमरे बन गए थे। शहर के अपने पराये लोग भी परिवर्तित हो गए थे, जिनसे उसके सुख दुख के तार जुड़े हुए थे। वे रिश्तेदार या तो बीमारी की चपेट में आकर जिंदगी की रफ्तार भरी सड़क के किनारे लाचार पड़े थे, या पंचतत्व में विलीन हो चुके थे। उनमें से कई अपना शहर छोड़कर अपने बच्चों के पास जाकर किसी अन्य नगर या महानगर में बस रहे थे। बच्चे जवानों में बदल गए थे। उनकी अपनी अलग सोच थी, अलग दुनिया थी। रोटियों की तलाश ने उसके दोनों चचेरे भाइयों प्रभाकर और प्रत्यूष को दिल्ली में बसा दिया था। उनके जाने के बाद भी बड़ी माँ और बड़े पापा कितने विश्वास और आनंद के साथ इसके माता पिता और पति के साथ रहते थे। ईशा अकेली संतान थी और उसके पति की नौकरी भी उसी शहर में थी, अतः उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हंसी खुशी के इन्हीं दिनों के बीच एक दिन ऐसा आया जिसने बड़ी माँ की ज़िंदगी के सारे रंग सोख लिए और उन्हें बेरंग बना दिया। उसके बड़े पापा चल बसे, जिसके कारण बड़ी माँ अकेली ना होते हुए भी अकेली हो गई। तब प्रभाकर और प्रत्यूष ने उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पास बुला लेना सही समझा और आकर उन्हें ले गए। जाते समय अपना घर और शहर छूटने का गम बड़ी माँ को था। पता नहीं वे क्या महसूस कर रही थीं कि आंसुआई आँखों से बार बार कह रही थीं, ईशा अब पता नहीं मेरा यहाँ आना हो या ना हो। ऐसा क्यों कहती हैं बड़ी माँ? आप आते रहिएगा, जब भी मन करे आ जाइएगा मिलने, यहाँ रहने। कहीं जाते समय भी ऐसी बातें बोली जाती हैं क्या? और आप इस घर को कैसे भूल पाइएगा? वही तो ईशा, कैसे भूलूंगी? एक उम्र जी चुकी हूँ इस घर में। इस घर में तुम्हारे बड़े पापा मुझे दुल्हन बना कर लाए थे। कैसे 2 बच्चे हो गए। तुम्हारे बड़े पापा और बच्चों के साथ एक ज़माना गुजर गया इसी घर में। और आज देखो, तुम्हारे बड़े पापा मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद भी इस घर से अपनापन बना हुआ है।
पर भाग्य ऐसा कि आज इसे छोड़कर जाना पड़ रहा है, जिनमें उनकी यादें बसी हुई हैं। बाहर टैक्सी इंतज़ार कर रही थी। प्रत्यूष बड़ी माँ और उसके पास तटस्थ भाव से खड़ा था। बड़ी माँ इतनी भावुक हो गई थी कि ईशा को दुख लगने लगा कि अब इनका स्नेहिल साहचर्य छूट रहा है। ईशा ने पैर छुए तो उन्होंने कहा, खुश रहो, बात करती रहना फ़ोन से। हाँ बड़ी माँ, कहकर रुआसी होकर वो लिपट गई उनसे। उसे अब भी याद आते हैं वे क्षण। उनकी आंखें डबडबाई हुई थीं। धीरे धीरे पैर बढ़ाती हुई टैक्सी में बैठी। फिर प्रत्यूष और प्रभाकर दोनों बैठे और टैक्सी चली गई। उनके जाने के बाद से फ़ोन करने का सिलसिला जारी रहा। एक एक खबर यहाँ से वहाँ जाती और वहाँ की यहाँ आती, परंतु धीरे धीरे दोनों ओर से संवाद कम होते चले गए। एक दिन फ़ोन पर ही बड़ी माँ ने बताया कि वे घर का अपना हिस्सा बेच देना चाहती हैं। इस सूचना के बाद प्रभाकर और प्रत्यूष दोनों घर आए थे। दिन भर आंगन और कमरों में फीते ताने जाते, नापा चौकी होती, शाम को बैठक में बातचीत होती। एक अजीब सा भारीपन हवा में तैर रहा था। इस बंटवारे में उसके माता पिता की भी सहमति थी। वे माहौल को हल्का बनाए रखने की पूरी कोशिश में लगे थे, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर विवाद या तनाव हो जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता था। ईशा अपने भाइयों को नाश्ते में बड़ी माँ की तरह लाल लाल पराठे बनाकर खिलाती रही थी, पर दोनों भाइयों के चेहरे पर उदासी की परत चढ़ी हुई थी। ये शायद उनके भीतर की कचोट थी जिसने उन दिनों उनको कम बोलने और अनमना रहने पर मजबूर कर दिया था। शायद अपनी मिट्टी, अपना घर छोड़ने का गम। और ईशा से विदा लेते हुए प्रत्यूष ने अपना चेहरा घुमा लिया था और प्रभाकर जल्दी जल्दी सामान उठाकर चल दिया था, ये कहते हुए, ठीक है ईशा, तुम सबके साथ जल्दी आना, हमें तुम्हारे आने का इंतज़ार रहेगा। वो उन्हें जाते हुए देखती रही थी। अब उनका इस शहर में भी कुछ नहीं बचा था, एक कोठरी तक नहीं। घर का अपना हिस्सा बेच कर ही उन लोगों ने शहर में फ्लैट खरीदा था। यहाँ से जाकर प्रभाकर और प्रत्यूष तो दिल्ली में रम गए थे, लेकिन बड़ी माँ के दिल में अपना घर छोड़ने की जो कचोट थी वो बनी हुई थी। शुरू में जब उनके फ़ोन आते तो वे उसके और उसके पति का हालचाल पूछती, अपने देवर देवरानी का, और साथ ही अड़ोस पड़ोस नाते रिश्तेदारों के बारे में भी जानना चाहती कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है। पर धीरे धीरे उनका वार्तालाप संक्षिप्त होता चला गया। कॉल आने का सिलसिला भी ख़त्म सा हो गया। कभी उन लोगों की याद जोर मारती तो ईशा फ़ोन करती, कभी उनका भी आ जाता। इधर कई सालों से ईशा की व्यस्तता भी बढ़ गई थी। बड़ी माँ गई थी तो ईशा की शादी भर हुई थी। उनके जाने के बाद वो 2 बच्चों की माँ बन गई थी और अब तो दोनों बच्चों की पढ़ाई को लेकर वो काफ़ी गंभीर हो चली थी। शारीरिक और मानसिक तौर पर व्यस्तता बढ़ गई थी, क्योंकि अब उसे अपने माता पिता को भी देखना पड़ रहा था। वे भी बूढ़े हो चले थे। कभी डॉक्टर तो कभी दवा का चक्कर लगा ही रहता था। पति अक्सर दौरे पर रहता। इस कारण सारे मोर्चों पर वो अकेले ही जूझती रहती थी। जैसे जैसे बड़ी माँ से उसकी संवादहीनता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसे लगने लगा कि वे उससे बहुत दूर हो गई हैं। कुछ वर्षों पहले तक तो लगता था कि उनके और उसके बीच बस एक फ़ोन कॉल की दूरी है, परंतु अब ऐसा नहीं महसूस होता था। वे एक अलग लोक में बसी हुई लगती थी। इधर काफ़ी लंबे अंतराल बाद बड़ी माँ के ही कई कॉल आए थे, जिसके कारण वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि बड़ी माँ बार बार उसे क्यों याद करती हैं। हर बार वही मुलायम स्नेह से सनी हुई आवाज़। उनसे बात करने के बाद वो सोचने लगती कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त क्यों हो गई है कि उसे बड़ी माँ को एक कॉल करना भी याद नहीं रहता। इधर के हर कॉल में उन्होंने कहा था कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मधुमेह परेशान कर रहा है उन्हें, रक्तचाप भी। उसने ही पूछा भी था, आप खाना तो ठीक से खा रही हैं ना? मेरा मतलब है खाने में मीठा, चावल और आलू वगैरह तो नहीं लेती हैं ना? हाँ ईशा, मेरे खाने का पूरा ध्यान रखती है सुगंधा। सुगंधा उनकी बहू थी। और दवा लेती हैं? हाँ वो भी लेती हूँ, फिर भी शुगर बढ़ा रहता है, क्या करूँ? उनकी आवाज़ काँप रही थी। थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। अब वो क्या जवाब दे इसका? जो करना है वो उनके बेटों और बहुओं को करना है। 1000 मील दूर से तो सलाह ही दे सकती है। हार कर ईशा ने कहा, बड़ी माँ आप सुबह में थोड़ा टहलती क्यों नहीं? खुली हवा में टहलने से आपकी सेहत ठीक रहेगी। उन्होंने कहा, कैसे टहलूं? चाहती तो बहुत हूँ टहलना, घूमना फिरना, पर अब मैं इतना चल फिर भी नहीं पाती, बैठी रहती हूँ। कोई सहारा देकर बालकनी में बैठा देता है।
ये सुनकर ईशा चुप हो गई। उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। उसे ध्यान देना चाहिए कि इधर जो उनके कॉल आ रहे थे उसमें उनकी आवाज़ काँपती रहती थी। अब वे सबके बारे में इतना पूछती भी नहीं थी। अब वे जब फ़ोन पर बातें करती तो लगता था किसी अंधेरी सुरंग से आवाज़ आ रही है, किसी को पुकारती हुई, कुछ तलाशती हुई। उस आवाज़ के सारे शब्द स्पष्ट होकर भी स्पष्ट नहीं होते थे। सब कहकर भी कुछ अनकहा सा उनके गले में अटका रह जाता था, जिसे सुनने और जानने को बेचैन हो जाती थी। इस बातचीत के लगभग 15 दिनों बाद गोधूली में एक दिन फिर उनका कॉल आया। उस समय वो टीवी देख रही थी। रिंग हुआ तो उसने टीवी बंद कर दिया। उनकी आवाज़ बहुत अधिक काँप रही थी और वो साफ सुन सकती थी कि उनकी सांसें भी फूल रही थीं। हेलो हेलो ईशा। हाँ बड़ी माँ, मैं बोल रही हूँ। कैसी हो? ये कैसी हो कहना जैसे आदतवश निकल गया था वार्तालाप शुरू करने भर के लिए। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो रुक रुक कर बोली। मैं ठीक नहीं हूँ। उनकी आवाज़ टूट टूट कर निकल रही थी और गला घर आ रहा था। फिर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आने लगी। घबरा कर ईशा ने पूछा, क्या हुआ आपको? क्या हुआ बड़ी माँ? अभी कहाँ हैं? क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। आवाज़ भारी हो गई और उसके बाद एक चुप्पी छा गई। ईशा भी 2-4 सेकंड चुप रही, ये देखने के लिए कि उधर से क्या आवाज़ आती है। यद्यपि वो बहुत घबरा रही थी, उसे लग रहा था कि ये उनके जीवन का अंतिम संवाद है शायद, और अगर अंतिम संवाद है तो उनके अपनों को छोड़कर हजारों मील दूर बैठी ईशा के साथ क्यों? उसे लगा कि ऐसा ना हो कि बड़ी माँ बेहोश हो गई हों और फ़ोन छूटकर उनके हाथों से गिर पड़ा हो। कहीं उनकी धड़कन तो नहीं रुक गई? उनका सिर एक और झूल तो नहीं गया? इस आवाज़ के साथ अजीब दृश्य की कल्पना करके वो बेचैन हो उठी। उसने घबरा कर तेज़ आवाज़ में पूछा, बड़ी माँ क्या हुआ आपको? बोलिए ना, चुप क्यों हो गई? थोड़ी देर बाद उनकी हाँफती हुई सी आवाज़ सुनाई पड़ी, मन बहुत घबरा रहा है ईशा। फ़ोन पर फिर से उनकी आवाज़ सुनकर वो आश्वस्त हुई कि चलो वे जीवित तो हैं, जिंदा हैं तो बात करके उन्हें समझाया जा सकता है कि उन्हें चैन पड़े। क्यों क्यों घबरा रहा है आपका मन? ईशा ने पूछा। पता नहीं ईशा, दिल बहुत घबरा रहा है। उसे पूछना ही पड़ा, क्या आप अकेली हैं? और लोग कहाँ हैं? सुगंधा अपने कमरे में सो रही है। वो हाँफ रही थी। वो फ़ोन पर उनकी तेज़ सांसों को सुन रही थी। और आप अकेली हैं? हाँ अपने कमरे में हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। उनकी कमज़ोर बूढ़ी आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर फ़ोन पर सुनाई पड़ा, वे पुकार रही थी, ए सुगंधा, ए सुगंधा। ईशा को याद आया कि वो उठकर बिना सहारे के तो चल भी नहीं सकती थी। उन्हें कोई ज़रूरत थी क्या जिसके कारण इस तरह बेचैन होकर पुकार रही थी सुगंधा को, या ऊब गई थी अकेलेपन से? ईशा अपने को बहुत बेबस महसूस कर रही थी कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। हार कर उसने कहा, अच्छा बड़ी माँ घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा भगवान को याद किया कीजिए। ये कहते हुए उसे लगा कि वो उन्हें ये सब क्यों बोल रही है, क्योंकि उन्हें कभी ईश्वर में विश्वास नहीं रहा। इतनी दूर से वो करती भी क्या? देख रही थी उन्हें पुर्जा पुर्जा बिखरते हुए। उसके शब्दों की डोर शायद उन्हें बिखरने से रोक ले। उसकी सलाह कहीं उनके काले अंधेरे को रोशनी की छेनी बनकर छेद दे। उसकी बातों से किसी रोते हुए बच्चे को एक खिलौना मिल जाए। ये सुनकर बड़ी माँ की आवाज़ में एक उम्मीद झिलमिलाई। वे पूछ बैठी, भगवान भगवान को याद किया करूँ? हाँ आप देखिएगा, आपका मन नहीं घबराएगा। आप अकेली नहीं हैं। आप अपने को अकेला क्यों समझती हैं? उधर चुप्पी छा गई। ईशा ने पूछा, आप समझ रही हैं मेरी बात? हाँ ईशा, ऐसे ही मुझे समझा दिया करो। तो भगवान को कैसे याद करूं? बताओ। वे बच्चे की तरह पूछ रही थी। नाम लीजिए, नाम ले सकती हैं? हाँ ईशा, नाम तो ले सकती हूँ। क्या नाम लेने से घबराहट कम हो जाएगी? हाँ बड़ी माँ, ज़रूर कम हो जाएगी। अच्छा ठीक है। उनकी आवाज़ में स्थिरता आ गई थी। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है ईशा, अब ठीक लग रहा है, जैसे जान लौट आई है मेरी। आप घबराइए नहीं बड़ी माँ, आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल अच्छी हो जाइएगा। हाँ तुम कहती हो तो ज़रूर अच्छी हो जाऊंगी। तुमसे बात करके बहुत तसल्ली हुई।
इसके बाद जो कुछ उसे फ़ोन पर सुनाई पड़ा उससे उसने संवाद को ख़त्म कर देना ही सही समझा और जल्दी से कहा, ठीक है बड़ी माँ, अपना ख्याल रखिएगा। प्रभाकर भैया बड़ी माँ से पूछ रहे थे, कौन है ईशा? बड़ी माँ फ़ोन काटना भूल गई थी। ईशा ने भी अपने फ़ोन की लाइन अब तक नहीं काटी थी। वो चुपचाप सुन रही थी। प्रभाकर भैया बोलते रहे, कौन है ईशा? हम क्या गैर हो गए हैं? और ईशा बड़ी अपनी कि फ़ोन करके तुम अपना हालचाल सुनाने लगती हो माँ। प्रभाकर भैया को नहीं मालूम था कि बड़ी माँ का फ़ोन ऑन है। अरे सुगंधा सो रही थी ना, कोई नहीं था मेरे पास, मन न जाने कैसा हो रहा था, मैंने कितना पुकारा सुगंधा को। बड़ी माँ बोली, तो थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकती थी? प्रभाकर भैया बोले। अब ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं थी। ईशा ने अपना फ़ोन काट दिया। अभी आप सुन रहे थे अंजना वर्मा जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी, एक फ़ोन कॉल। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।